राम मंदिर हर हाल में बने, संघ ये चाहता है। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से मामले की आजिलाना समाअत करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत हिंदुओं के जज्बात को समझकर कोई फैसला करेगी। एक रिपोर्ट। इन दिनों राम मंदिर की खूब चर्चा है। कानून वज़ा करने, ऑर्डिनेंस लाने, आस्था और अक्सरियत के जज्बात के नाम पर बयानबाजियां की जा रही है। इसी कड़ी में ताज़ा बयान भैयाजी जोशी का आया है। हम चाह रहे थे, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनने से इनकार किया और उसको एक अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय और न्यायालय के प्रायोरिटी में अग्रक्रम में नहीं आ रहा है, यह बहुत आश्चर्यजनक भी है, वेदनाजनक भी है और उसके कारण हिंदू समाज आज अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। भैयाजी जोशी ने कहा कि राम हिंदुओं के दिलों में रहते हैं और वो मंदिरों के जरिए प्रकट यानी जाहिर होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 1992 जैसी तहरीक चलाई जाएगी। देखिए, कानून बनाए, अध्यादेश की मांग करे, ये तो जिन्होंने की है उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं। अगर और कोई विकल्प नहीं बचता है तो इस विकल्प पर विचार सरकार को आज नहीं कल कभी न कभी करना पड़ेगा, लेकिन कब करना ये उनका अधिकार है, सत्ता में बैठे लोग। इस तरीके से 92 में हमने आंदोलन देखा, क्या उसी तरीके से दोबारा आंदोलन किया जाएगा अगर इस मुद्दे पर जल्द फैसला नहीं होता है? आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। राम मंदिर तामीर के सिलसिले में आरएसएस सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। भैयाजी जोशी ने अदालत के तर्ज अमल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि समाअत मुलतवी करके अदालत ने हिंदुओं की तौहीन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और राम मंदिर की तामीर पर जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने बड़ा बयान दिया। जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने जौनपुर में कहा कि 6 दिसंबर तक राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को संत समाज फैसला कुन मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। 4 नवंबर को एक निर्णायक मीटिंग हो रही है दिल्ली में जी, उसमें मैं भी रहूंगा और वहीं कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। हम आपको जो कहें वही होगा। 6 दिसंबर तक 2018 6 दिसंबर तक कोई न कोई निश्चय हो ही जाएगा राम मंदिर का। आप निश्चिंत रहिए। कोर्ट ने तो जनवरी में टाल दिया है। कोर्ट की क्या होता है? क्या कोर्ट की हर बात मानी जाती है क्या? क्या आप साधु संतों का आने से कोई वो आएगा क्या इस फैसला इसमें? अब देख लीजिए, आएगा, निश्चित आएगा। योगी जी भी कह रहे हैं दीपावली के पहले कोई तोहफा लेके आ रहे हैं, क्या लगता है इसी के उपलक्ष्य होगा? कुछ न कुछ होगा। अब रिजल्ट, अब परिणाम देखते रहिए। योगी जी से, मोदी जी से उम्मीद है आपको? मुझे अपने से उम्मीद है। मैं और किसी की उम्मीद पर विश्वास नहीं करता। हमारी स्वयं उम्मीदें हैं, स्वयं हमारी व्यवस्थाएं हैं। संत समाज स्वयं नियंत्रक रहा है सत्ता का। बहराइच के खीरगांव में सन्नाटा पसरा है। मुस्लिम नौजवान गिरफ्तारी से बचने के लिए गांव छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल 20 अक्टूबर को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 फिरकों के दरमियान झड़प हो गई थी। एक फरीक ने कमोवेश 200 अक़लियती नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह मुकदमा UAPA के तहत दर्ज किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए 19 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने 52 नौजवानों की निशानदही करने की बात भी कही। उधर अक़लियती फिरके का कहना है कि झड़प 2 फिरकों के बीच हुई थी, लेकिन मुकदमा एक ही फरीक के खिलाफ दर्ज किया गया। घरों, दुकानों और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई। उधर पुलिस का दावा है कि उनके पास 2 धड़ों के बीच झड़प का सबूत नहीं है। पुलिस का यह भी दावा है कि UAPA के तहत मुकदमा गलती से दर्ज हो गया है, इसे हटा दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत के जरिए तलाक़ सलासा पर ऑर्डिनेंस लाने को केरल जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत की इस अर्ज़दाश्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखलंदाजी को गैर जरूरी करार देते हुए अर्ज़दाश्त को खारिज कर दिया। CJI की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि ऑर्डिनेंस को आए 2 माह का वक्त गुजर चुका है और इसकी मियाद
6 महीने तक होती है और अभी पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास भी शुरू होने वाला है। जमीयतुल उलमा हिंद केरल ने तलाक सलासा पर ऑर्डिनेंस को आइन की दफा 14, 15 और 21 की खिलाफवर्जी बताया था। सोहराबुद्दीन केस में बीजेपी सदर अमित शाह को राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में ट्रायल के फैसले को चैलेंज न करने सीबीआई के मौक़िफ़ को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। ख्याल रहे कि ट्रायल कोर्ट ने 2014 में अमित शाह को डिस्चार्ज कर दिया था। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई के मौक़िफ़ की बॉम्बे हाईकोर्ट ने तायद की है। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की डिवीजन बेंच ने कहा कि वो रिलीफ की दरख्वास्त को कबूल नहीं कर सकते क्योंकि अर्जी गुजार ऐसी तंजीम है जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अमित शाह को डिस्चार्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चैलेंज नहीं करने का फैसला किया था। तफ्तीशी एजेंसी के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने चैलेंज किया था और इसके लिए मुफाद आमा के तहत अर्जी दाखिल की गई थी। 2014 में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इस केस में अमित शाह को इल्जामात से बरी कर दिया था। ख्याल रहे कि 2005 में सोहराबुद्दीन और कौसर बी गुजरात पुलिस के मुबैना एनकाउंटर में मारे गए थे। इस केस में 38 अफराद को सीबीआई ने मुलजिम बनाया था। उनमें अमित शाह समेत 16 को ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इल्जामात से बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौर्रख रामचंद्र गुहा अब अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। गुहा ने ट्वीट किया, चूंकि अब हालात काबू से बाहर निकल गए हैं इसीलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि 2 हफ्ते पहले ही एबीवीपी ने गुहा की तकर्री की मुखालिफत की थी और उनकी ऑफर को रद्द करने का मुतालबा किया था। हालात मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। मेरी नेक ख्वाहिशात एयू के साथ हैं। यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बहुत अच्छी है, वाइस चांसलर उम्दा हैं। दुआ करता हूं गुजरात में एक बार फिर गांधीयाई नजरियात का बोलबाला हो। गुहा की यूं दस्तबरदारी से यूनिवर्सिटी का खसारा हुआ या गुहा का या वहां के तुलबा का, इस ताल्लुक से फिलवक्त कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो हुआ या जिस तरह से हुआ वो बादिउन नजर में अच्छा नहीं हुआ। दरअसल गुज़श्ता 16 अक्टूबर को अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने रामचंद्र गुहा को ह्यूमैनिटीज के श्रेनिक लाल भाई चेयर प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में गांधी विंटर स्कूल का डायरेक्टर मुंतखब किया था। 19 अक्टूबर को रामचंद्र गुहा की तकर्रुरी के खिलाफ एबीवीपी ने एहतजाज दर्ज करवाया था। इस बात की तस्दीक अहमदाबाद शहर के एबीवीपी के सेक्रेटरी परवीन देसाई ने की। एबीवीपी लीडर के मुताबिक यूनिवर्सिटी में दानिश्वरों की जरूरत है, मुल्क के गद्दारों की नहीं। ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल भी कहा जा सकता है। देसाई ने आगे कहा कि उन्होंने गुहा की किताब से मुल्क मुखालिफ मवाद भी रजिस्ट्रार के सामने पेश की थी और कहा था कि अगर रामचंद्र गुहा को गुजरात में बुलाया जाता है तो जेएनयू की तरह यहाँ भी राष्ट्र मुखालिफ जज्बात पनप जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने मेरठ के मलियाना कत्लेआम वारदात की यादों को भी लोगों के जहनों में ताज़ा कर दिया है। अब मेरठ के मलियाना फसाद और कत्लेआम मामले के मुतासिरीन भी किसी नतीजे पर पहुंचने और इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 22 मई सन 1987 को हाशिमपुरा कत्लेआम के अगले रोज 23 मई को ही मेरठ के मलियाना इलाके में पीएसी पुलिस और बलवाइयों ने आगजनी, लूट और खूनेजी की वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया। मिलीजुली आबादी वाले मलियाना और आसपास के महल्ले में पुलिस, पीएसी और मुकामी शिद्दत पसंदों ने मिलकर मुसलमानों के 125 से ज्यादा घरों को लूटने के बाद नजर आतिश कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक घरों को लूटने के बाद जहां पीएसी की शह पर फसादी
घरों में आगजनी करके औरतों और बच्चों को निशाना बना रहे थे, वहीं जान बचाकर भाग रहे लोगों को पुलिस और पीएसी के जवान अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। पहले चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और फिर बाद में जब गोली चलानी शुरू कर दी और भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। इधर उधर मकानों में कोई कूदा, बाकी सब हमारे बाप को भी गोली मार दी। पुलिस वालों ने, जो थाने के थे और पीएसी वाले थे, वो सब मिल के मार रहे थे। ये जो यहाँ पे बलवाई थे और वो थे पुलिस वाले, उन्होंने मिल के इनको जिंदा जला दिया। घर में वो 4 बच्चे थे और 2 मियाँ बीवी थे। उसमें जलकर जब हमने देखा अगले दिन तो जल हुए चिपके हुए थे। झाँक के देख रहा दरवाजे, तो बाहर से वो हिंदू बलवाई थे, सब इकट्ठे हो गए, तेल देकर नशरी लाठी बम लेकर आगे गोली चला रहे थे। मेरे गोली लगी थी। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस कत्लेआम में 73 अफराद कत्ल किए गए, जिनमें अकेले मलियाना मोहल्ले में 36 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। कत्लेआम का शिकार अफराद में से 22 अफराद की कब्रें यहाँ के मुकामी कब्रिस्तान में आज भी इस वहशियाना कत्लेआम की निशानी के तौर पर मौजूद हैं। हाशिमपुरा मामले की तरह मलियाना कत्लेआम मामले को भी दबाने और ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हाशिमपुरा मामले को लेकर जहां मुतासरीन ने हर मोर्चे पर लड़ाई को जारी रखा, वहीं मलियाना का मामला सिस्टम के सितम के साथ मुतासरीन की सुस्ती और मिल्लत की लापरवाही का शिकार हो गया। अब उसमें चिक रिपोर्ट नहीं है, उसमें जीडी रिपोर्ट नहीं है। पहले तो वो गायब हो गई, उसके बाद दूसरे लोगों ने, जो मुल्जिमान के वकील थे, उन्होंने गुल मचाना शुरू कर दिया कि जब बेसिक वो ही नहीं है इसमें, जब एफआईआर की रिपोर्ट भी नहीं है तो फिर मुकदमा कैसे चलेगा। वो इसी को गुल मचाते रहे। 30-31 साल हो गए हैं, कब तक आते रहे। और एक मामला ये होता है कि 2 गवाह हमने बुलाए, उस रोज वर्क सस्पेंड हो गया, वो बेचारे चले गए। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कब तक आते रहें। ऐसी कमेटी यहाँ पे नहीं है जो मुश्तरका होके, मुत्तहिद होके इस केस को लड़ सके। जो है इनके मदद साहब की जमीयत उलमा हिंद काम की, तो लेकिन उसके बाद वो भी अब उन्होंने भी हाथ खींच लिया है, वो भी अब कुछ नहीं करते हैं उसमें। मलियाना कत्लेआम के चश्मदीद और मुतासरीन में कुछ को जहां हाशिमपुरा मामले में आए कोर्ट के फैसले से अब इंसाफ की उम्मीद जागी है, तो कुछ मुतासरीन को सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा कि हमारा जो सिस्टम है हमारे देश का, नेताओं का, जजों का, अदालतों का, बिल्कुल घटिया और बिल्कुल नाकारा है। इतने दिन लगाए उसके फैसले में और हमारे यहाँ का कुछ नहीं हो रहा। हमें उम्मीद ऊपर वाला कुछ दिला दे। 90-95 लोग नामजद थे, उनमें से आधे लोग तो खत्म हो चुके, वो भी खत्म हो जाएंगे। कहानी खत्म, क्या होगा फैसला। 22 मई सन 1987 को हाशिमपुरा कत्लेआम के बाद 23 मई 1987 को मेरठ के ही मलियाना इलाके में 73 अफराद को पीएसी के जवानों और बलवाइयों ने गोलियों और आगजनी का शिकार बनाया था। ये केस भी हाशिमपुरा की तरह ही अदालतों में 31 बरस तक धक्के खाता रहा, लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हाशिमपुरा के मुतासरीन के हक में आया है और मुजरिम साबित हुए पीएसी के जवान, अब मलियाना के मुतासरीन को भी उम्मीद है कि उनको भी इंसाफ मिल सकता है, भले ही वो इंसाफ देर से आए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। असेंबली की 230 सीटों के लिए बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात पर पूरे मुल्क की नजरें टिकी हुई है। बीजेपी के नारा सबका साथ सबका विकास और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंदौर में मुनाकिदा अशराए मजलिस में शिरकत के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को नुमाइंदगी जरूर देगी, लेकिन असेंबली की 230 सीटों के लिए 177 उम्मीदवारों की फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है। देखिए, लिस्ट देखकर तो मायूसी हुई है। 230 में से 177 उन्होंने डिक्लेयर की है, उसमें अभी तक एक भी मुस्लिम नहीं दिया जाएगा। और बात दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो ये कहूँगा कि सबका साथ लेकिन हमारा विकास, यानी बीजेपी सिर्फ अपना विकास करती है और चुनिंदा सिलेक्टेड लोगों को, मतलब उन्होंने एक कम्युनिटी को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, उस तरह से वो काम करते हैं। एक ऐसी पार्टी जो हर शख्स की तरक्की की ख्वाह हो। हैरत यह है कि मध्य प्रदेश में जब टिकट तकसीम करने का मौका आता है
बल्कि हम देखते हैं कि जहाँ भी आता है वहाँ पर अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और अक़लियतों से मेरा मकसद यहाँ पर मुसलमानों से है। ये अरसे से एक मुतालबा रहा है कि सारी सियासी पार्टियों को मुसलमानों को नुमाइंदगी देना चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जाना मुसलमानों को, ये मुल्क के लिए मुफाद में नहीं है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वहीं इस सिलसिले में जब बीजेपी के तर्जुमान से बात की गई तो उन्होंने ये कहते हुए साफ कर दिया कि पार्टी मजहब की सियासत नहीं। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, मुस्लिम को केवल इसलिए टिकट दें क्योंकि वो मुस्लिम है, ऐसा ना भाजपा ने किया है ना भाजपा करने वाली है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी का तनासुब 8.5% है और असेंबली की 35 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मुस्लिम वोटरों का रुझान ही करता है। अब देखना ये होगा कि क्या बकिया 53 सीटों में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कनाडा के मारूफ अदीब डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी का कहना है कि तालीम बच्चों के लिए मजा होना चाहिए, ना कि सजा, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम बच्चों के तालीमी निसाब को कहानियों की शक्ल में पेश करेंगे। डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी औरंगाबाद में मुनक़दा मुसन्निफ से मिलिए प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में औरंगाबाद शहर के नामवर अदीबों, सहाफ़ियों और तालीमी हलकों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। तालीम बच्चों के लिए सजा नहीं बल्कि मजा हो, इस मिशन को लेकर कनाडा के मारूफ उर्दू अदीब डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी और उनके रफ़क़ा मुल्क के तुल अर्ज़ की खाक छान रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर औरंगाबाद में रेड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुसन्निफ से मिलिए एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में उर्दू के अदीबों, साफ़ियों और तालीमी मैदान से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मराठवाड़ा में जारी तालीमी, अदबी और समाजी सरगर्मियों पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। और यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं लोगों से मुलाकात करूं, पुराने जो और मेरे जो सीनियर मुसन्निफीन हैं उनसे मुलाकात हो, मैं अपने इस मिशन को, अपने पैगाम को उन तक पहुंचाऊं कि इसमें मेरा साथ दीजिए और बच्चों के इब्तदाई निसाब को कहानियों की शक्ल में बदलने में आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, ताकि ये एक मुहिम तेजतर हो सके और बेहतर लिखने वाले पैदा हो सकें। डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी का शुमार माहिर तालीम में होता है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी तालीम के लिए वक्फ कर दी। नई नस्लों को सही खुतूत पर परवान चढ़ाने के लिए इन्होंने कमोबेश 60 मुल्कों का दौरा किया। वो पिछले 15 वर्षों से कनाडा में मुकीम है। इनका कहना है कि हमारे मुल्क का तालीमी निसाब, खास तौर पर इब्तदाई और सानवी निसाब मगरबी मुल्कों से कई गुना बेहतर है, लेकिन तरीक़े तालीम में सुधार की जरूरत है। हमने ये भी देखा कि हमारा तालीमी निसाब